प्रिय छात्रों, कक्षा 10 के साइंस या विज्ञान का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो। और हमने पहला लिया है चैप्टर 3 तीसरा अध्याय आनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से इस पार्ट पर अंक भाग 4 नंबर का है, यानी इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछ जाते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। पहला प्रश्न 1 नंबर का आता है जिसका आंसर बहुत छोटा होता है, एक शब्द या एक लाइन होता है। और दूसरा प्रश्न आता है 3 नंबर का, यानी एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 किताब में देखेंगे आप, 3 पेज का है। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, कुछ शब्दावली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सर छोटा चैप्टर है। आप उधर बार बार लर्न करेंगे, क्योंकि वीडियो आप देखते रहेंगे, आपकी मर्जी आप 2 बार देखें, 10 बार देखें, उसको पॉज करें, लिखते रहें, ठीक है। जेनेटिक्स और आनुवांशिकी। तो सबसे पहले मैं यही सीखा, मैं 3 शब्दों पर विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। नंबर 1 है आनुवांशिकी, जो कि पाठ का नाम भी है। दूसरा शब्द लिया मैंने आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण। और तीसरा ले रहा हूं मैं आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। पहला शब्द है आनुवांशिकी, दूसरा आनुवांशिक लक्षण, तीसरा आनुवांशिकता। पहला शब्द है आनुवांशिकी। सिंपल सी बात है, जीव विज्ञान की वह शब्द, विज्ञान कहे या जीव विज्ञान के बाकी है, आप आगे तो जीव विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी जिसमें अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वंशागति, यानी कि आनुवांशिकता को वंशागति भी कहते हैं। वंशागति तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता, वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आनुवांशिकता है और दूसरा है विभिन्नता। अब ये दोनों शब्द आपके लिए नए हैं, तो समझिए। आपको पता होगा लैंगिक जनन करने वाले सभी प्राणी, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, सभी जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उनकी संतानों में देखा आपने, उनमें काफी समानता होती है, और लेकिन कुछ अंतर या डिफरेंस भी होते हैं। ये तो आपने देखा होगा, आम की गुठली होते हैं तो आम होता है, बाजरा बोते तो बाजरा होता है, पालक बोते तो पालक होता है, आलू बोते तो आलू होता है। कभी आलू से पालक नहीं होता, आम से बबूल नहीं होता। यानी कि जिस पौधे के बीजों को आप बोएंगे उसी प्रकार का पौधा उगता है। या मानव से मानव पैदा होता है, हाथी से हाथी पैदा होता है, गाय से गाय का बछड़ा पैदा होता है। जो लक्षणों में उसके समान होता है उसको बोलते हैं समानता या वंशागति। परंतु वह संतान हूबहू एकदम ठीक उसके समान है, तो कुछ ना कुछ उसमें अंतर होता है, उस अंतर को बोलते हैं विभिन्नता, उसको बोलते हैं विभिन्नता। इसलिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागत यानी समानता का एवं विभिन्नता यानी अंतर दोनों का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। और आनुवांशिकी शब्द का गठन, यह शब्द किसने दिया था? वो दिया था विलियम वेटसन। वेटसन ने 1905 में यह शब्द दिया था। ये कब आता है? इस शब्द का गठन किसने किया? Who coined या who proposed the term जेनेटिक्स? इट मीन्स आनुवांशिकी शब्द का गठन विलियम वेटसन ने 1905 में किया था। दूसरी बात कर रहा हूं आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण से कहते हैं, आपने देखा होगा जो भी प्राणी लैंगिक जनन करता है, जो भी जीव, प्राणी का केवल जंतु नहीं पौधे भी, लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव, लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव
सभी जीव, जीव के अंदर ध्यान रखना पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव अपने लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी या अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, जैसे गाय का बच्चा उसके जैसा, मानव का बच्चा उसके जैसा, किसके नाक मिलते, किसकी आंखें मिलती, किसकी लंबाई मिलती है, किसी के बालों का कलर मिलता है, किसी की आंखों का रंग मिलता है, ठीक है, ये है। तो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव अपने लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं क्योंकि कई बार देखा होगा आपने कि माता पिता के समान बच्चों की शक्ल होती है, उनकी आंखें होती है, उनकी नाक होती है, उनकी लंबाई होती है, ठीक है। तो उन्हीं लक्षणों को, यानी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अगर इसको चाहें तो आप चेंज करते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, संचरित होते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन भी लक्षण है, बौना रह जाना एक लक्षण है, नीली आंखें या भूरी आंखें, घुंघराले बाल, ये तो हो गया जंतुओं पे। पौधों में गोल बीज, पीले बीज, झुर्रीदार बीज, ये सभी आनुवांशिक लक्षण हैं, क्योंकि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उस पीढ़ी से तीसरे कंटिन्यूअसली लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। मैं समझता हूँ आप आगे बढ़ से बोल रहा हूँ कि पहले तो ये लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव अपने लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाते हैं, उन्हीं लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के संचरण होने की प्रक्रिया को, जो लक्षण जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे मेरा लंबापन है, बौनापन है, नीली आंखें हैं, घुंघराले बाल है, गोल बीज है, पीले बीज है, झुर्रीदार बीज है, आदि हो सकते। और तीसरा शब्द आता है आनुवांशिकता। आनुवांशिक लक्षणों का, इसी से जुड़ा है, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को या संचरित होने को आनुवांशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी, उस प्रक्रिया का नाम ही आनुवांशिकता है। तो एक शब्द हो गया आनुवांशिकी, दूसरा हो गया आनुवांशिक लक्षण, और तीसरा हो गया आनुवांशिकता या वंशावृत्ति। अब देखिए थोड़ा आगे, आपने एक नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का पिता या जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने संकरण प्रयोग किए थे, पादपों में संकरण प्रयोग किए थे। और वो किस पर किया था इन्होंने बता दो? मटर के पौधे पर। अब थोड़ा सा ऐसा आगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने क्या काम किया था, तो इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय, बहुत संक्षेप में जीवन परिचय। इनका बचपन का नाम जॉन मेंडल था। क्या था? जॉन मेंडल। और जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया, ये यूरोप
जिसको हम राज्य कहते हैं, उसके हेजेंड्रोप और गांव का नाम था सिलिसिया गांव। तो जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया देश में उसके हेजेंड्रोप प्रदेश या प्रांत में सिलिसिया गांव में हुआ था। कहाँ? एक किसान परिवार में, माली परिवार में, जो खेती बाड़ी करते हैं, गार्डनर, माली, बागवान, फार्मर में हुआ था। जॉन मेंडल बचपन से ही बड़े पढ़ाई में तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा घर के आसपास गांव में, जैसे थोड़ा बड़े हुए तो माता पिता ने इन्हें शहर में भेज दिया, शहर भेज दिया और वहाँ पढ़ाई कहीं रहते थे। तो इन्होंने देखा कि पढ़ाई के दौरान घर का खर्चा निकालने में ट्यूशन मिले, खुद भी पढ़ते थे और अपने से छोटे बच्चों को भी पढ़ाते थे। उसके बाद मतलब अध्ययन पढ़ते थे, पढ़ाते थे, इनको महसूस हुआ कि अगर मेरी शिक्षा कुछ कम है, ये उच्च अध्ययन के लिए ब्रून शहर चले। ऑस्ट्रेलिया एक शहर है ब्रून शहर पहुंचे। ब्रून शहर से इन्होंने फिलोसॉफी में डिग्री, PhD फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त की और उसके बाद वापस रूम से अध्ययन शुरू किया। इत्तेफाक से उन दिनों से वहाँ चर्च में पादरी की मृत्यु होने के बाद रूम शहर के लोगों ने मेंडल को उस चर्च का पादरी बना दिया, प्रीस्ट पादरी, और साथ साथ वो स्कूल में अध्यापन भी करने लगे। तो उसके बाद खाली टाइम बचता था, चर्च के आसपास जो भूमि थी उसमें तरह तरह के फूल वाले पौधे, सजावटी पौधे लगे हुए थे। उसी में कहीं मटर के पौधे भी सब्जी के तौर पर दिखाई दिए। बचपन से ही इनको प्राकृतिक चीजों में बड़ी सुंदर रुचि थी, जैसे मोर को देखना, पौधों को देखना, धूप को देखना, उसको निहारना। तो इन्होंने खाली टाइम में प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने मटर के पादप को अपने प्रयोग के लिए चुना और लगभग 7 वर्षों तक 1856 से लेकर 1863 तक मटर के पौधे में संकरण प्रयोग किए। 7 साल पर प्रयोग किए और उन प्रयोगों को क्रमबद्ध नियम के रूप में प्रकाशित कर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था में प्रकाशित करने के लिए भेज दिया। जिसे सुनिए, अपने प्रयोग मटर के पौधे पर 1856 से लेकर 7 साल तक लगातार प्रयोग किए, उनका एनालिसिस किया, उनमें से नियम और सिद्धांत तय किए और ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में उसको छपवाने के लिए, पब्लिश करने के लिए भेज दिया। उस सोसाइटी ने उनका अध्ययन किया और सन 1866 में अपने वार्षिक अंक, पत्रिका निकलती थी उनकी, पत्रिका में छापे गए वार्षिक अंक में छाप दिया पादप संकरण के प्रयोग नामक हेडिंग, पादप संकरण के प्रयोग, ये उनका हेडिंग था। इस नाम से छप गए, लेकिन दुर्भाग्य से उसको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, लोगों की समझ में आए नहीं क्या बात थी। तो कहने मतलब मेंडल ने जो काम 1866 में प्रकाशन कर दिया था वो लोगों की समझ में नहीं आया, बहुत कम लोग समझे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसी बीच 6 जनवरी 1884 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन। इसका मतलब है कि हाँ, इनको जो ग्रेगर की उपाधि मिली थी वो चर्च में मिली थी। बचपन का नाम था जॉन मेंडल, ग्रेगर उनको उपाधि मिली हुई थी, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल।
की मृत्यु तक उनके नियमों को कोई खास प्रसिद्धि नहीं मिली, इसलिए वो एक अनजान, निराश, बीमार पादरी के रूप में इस दुनिया से चले गए। लेकिन मरने के 16 साल बाद, अर्थात सन 1900 में 3 अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक, जैसे जर्मनी के कार्ल कोरेंस, नंबर 2 हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, और तीसरे इनके ही देश के ऑस्ट्रिया के लोग, जहाँ के मेंडल थे, उनका नाम था एरिक वॉन शेरमक। ये 3 अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज एंड ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक ने सन 1900 में भी इसी प्रकार के प्रयोग किए। और जब उन्होंने ये पुस्तकालय लाइब्रेरी को देखा तो हमसे पहले क्या काम किया, पता चला कि मेंडल जो काम ये अब कर रहे हैं, मेंडल ने उसे सन 1866 में ही कर दिया था। समय अच्छा था तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने उस कार्य को मेंडल के नाम से प्रकाशित कर दिया। और मेंडल अपने प्रयोग के 34 साल बाद और मृत्यु के 16 साल बाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए उनको कहा था आनुवंशिक का पिता कहते हैं। सोच लो, कोई व्यक्ति मरने के 16 साल बाद उसके कार्य को प्रसिद्धि मिली है, और वो भी अलग-अलग वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, क्योंकि जो काम इन्होंने किया था वो काम मेंडल पहले ही कर चुके थे, परंतु किसी और की समझ नहीं आया तो इन्होंने उसके कार्य को मान्यता दी, तब तक आनुवंशिकी में आगे बढ़ गई। इस कारण मैं इसको बोलते हैं मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? 3 अलग-अलग देशों के, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज एंड ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक। कल्पना करो यदि ये 3 वैज्ञानिक नहीं ढूंढते तो शायद मेंडल को आज भी कोई नहीं जानता। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि क्या मेंडल ने ही ये काम किया, किसी और वैज्ञानिक ने काम किया? मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए थे, परंतु वे सफल नहीं हुए क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी। तो प्रश्न यह उठता है कि मेंडल कैसे सफल हुए? मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के प्रयोग किए थे, परंतु वे सफल नहीं हुए। तो ये क्या कारण है कि मेंडल ही सफल क्यों हुए? अर्थात प्रश्न नंबर 1, मेंडल की सफलता के कारण, या मेंडल की सफलता का क्या कारण था? तो सबसे पहली बात यह है कि उसका जो पहला सफलता का कारण है, पहली है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए शुद्ध या इसको समयुग्मजी भी कहते हैं, समयुग्मजी पादप लिए, जो गलती पहले के वैज्ञानिकों ने की थी वो गलती उन्होंने नहीं दोहराई, उनकी गलतियों से सबक सीखा। इसीलिए कहते हैं वैज्ञानिक जगत में कि जब कोई वैज्ञानिक कोई प्रयोग करता है, असफल हो जाता है, तो उसका भी एक महत्व होता है, क्योंकि दूसरे वैज्ञानिक उस असफलता को नहीं जाते, वहां से सबक सीखते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए शुद्ध एवं समयुग्मजी पादप लिए, जो इससे पहले वैज्ञानिकों ने नहीं लेते। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक समय में, यानी एक समय जब प्रयोग कर रहे थे तो एक समय में केवल एक लक्षण का चयन किया, इसको मैं और आगे विस्तार से बताऊंगा कैसे, क्या मतलब है चयन किया, जो पहले के वैज्ञानिक नहीं करते थे। और तीसरी बात यह है कि जिन्होंने जितने भी प्रयोग किए
उन्होंने अपने प्रयोगों को एक पीढ़ी नहीं को लगातार 3 पीढ़ी तक बनाए रखा। लगातार 3 पीढ़ी तक किया। अर्थात पहली पीढ़ी का नाम है F1, दूसरी पीढ़ी को बोलते हैं F2 और तीसरी पीढ़ी को बोलते हैं F3। लगातार 3 पीढ़ी तक जारी रखा और जितने भी उनसे ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण मिले उन आंकड़ों को संग्रहित किया। और फिर था अगला पॉइंट, उन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथ आता है सांख्यिकी, बारंबारता, बहुलक वाला। सांख्यिकीय विश्लेषण, सभी आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के बाद नियम और सिद्धांत प्रस्तुत किए, यानी फूक कर रखा। और एक पॉइंट हम और कह सकते हैं कि मेंडल भाग्यशाली थे कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। यदि वो मटर के बजाय किसी और के पौधे चयन करते तो शायद सफल नहीं होते। तो उन्होंने ये कह दो बुद्धिमत्ता से या भाग्यवश मटर के पादप का चयन किया। तो इन ये जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो कह सकते हैं कि मेंडल की सफलता के कारण थे। पहला, अपने प्रयोगों के लिए शुद्ध और संयोजी पादप दिए। इसका मतलब होता है कि उनमें दोनों में जीन एक समान है। कैपिटल टी ये होता है शुद्ध लंबा और स्मॉल टी ये होता है शुद्ध बौना। तो जो भी उन्होंने लंबे के लिए शुद्ध लिया, बौने शुद्ध लिया, और पुष्प का रंग जो है वॉयलेट है तो वो है शुद्ध लिया, सफेद है शुद्ध लिया, बीजों का आकार गोल है तो शुद्ध लिया, झुर्रीदार है तो शुद्ध लिया। इसी शुद्धता के कारण वो सफल हुए। दूसरा, एक समय में एक लक्षण, केवल एक लक्षण, इसको मैंने बताऊंगा, इसको समझिए। मेंडल ने जब पूरे मटर के पौधे का अवलोकन किया तो उसमें 34 लक्षण छाटे। कितने छाटे? 34 लक्षण। पत्तों से लेकर, फल से लेकर, जड़ से लेकर, तने से लेकर, पुष्प से लेकर, बीज, फल का रंग, उसके लगभग। लेकिन अपने प्रयोग के लिए उन्होंने उस 34 लक्षणों में से 34 कैरेक्टर में से केवल 7 जोड़ी लक्षण, जो एक दूसरे के विरोधी, आप 7 भी कह सकते हो, लेकिन 7 जोड़ी कह सकते हो। लंबे का बौना, गोल का झुर्रीदार, तो ये जोड़े 7 जोड़ी लक्षणों पर ही प्रयोग किया और एक बार में एक लक्षण का ही ध्यान रखा, अन्य 6 को ध्यान में रखा ही। तो ये उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। फिर अपने प्रयोगों को लगातार 3 पीढ़ी तक जारी रखा। कैसे? एक संक्षेप में एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध मतलब लंबे पर के टी फॉर टॉल, शुद्ध का मतलब दोनों टी कैपिटल शुद्ध हो गया। और इसका जो स्मॉल लेटर है ये होगा बौना। बौने के लिए हमें ड्वार्फ या डी नहीं, बल्कि क्योंकि लंबा होता है प्रभावी और बौना होता है अप्रभावी। ये जो प्रभावी लक्षण होता है उसके लिए कैपिटल लेटर लेते हैं और अप्रभावी लेते हैं स्मॉल लेटर। तो शुद्ध का मतलब दोनों जीन जैसे हैं, दोनों एलील, ये उन्होंने पेरेंट्स प्लान किया। और जब इनके युग्मक बनाए, इसके युग्मक बनते हैं कैपिटल टी, इसके बनते हैं स्मॉल टी, ये हो गए इनके युग्मक। क्योंकि कोई भी लैंगिक जनन करने वाला जीव जनन से पहले युग्मक बनाता है, फिर युग्मक भाग लेते हैं। अब ये युग्मक इससे करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होगी पहली पीढ़ी या F1 पीढ़ी। जनकों के संकरण के बाद प्राप्त होने वाली पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं। यहाँ पर लक्षण 2 थे, एक ही लक्षण के 2 रूप थे, लंबा और बौना। ये है हाइट, कहते जिसकी हाइट है ज्यादा लंबा, जिसकी हाइट है बौना। लक्षण तो एक ही है,
लंबे हुए, सभी पौधे लंबे हुए। इसका मतलब लंबेपन के कारक ने बौनेपन के कारक को दबा दिया, प्रभावित कर दिया। तो ये पहली पीढ़ी। अब उन्होंने ये जानने के लिए प्रयोग को आगे बढ़ाया कि मैंने दो लिए थे, लंबा भी और बौना भी, तो सारे लंबे कैसे आ गए, बौना कहाँ गया? तो उन्होंने इनमें आपस में स्वपरागण कराया और अगली पीढ़ी प्राप्त की। तो फिर युग्मक बने, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, और इनमें क्रॉस कराया तो फिर को बने शुद्ध लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा और शुद्ध बौने। दूसरी पीढ़ी में लंबे पौधों के साथ साथ बौना पौधा भी प्रकट हुआ। इसका मतलब कोई लक्षण नष्ट नहीं होता, भले वो कुछ समय के लिए दब जाता हो, अपने आप को प्रकट न कर पाता हो, उसी लक्षण को कहते हैं अप्रभावी। क्योंकि बौनापन जो है वो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, बल्कि काम होता है दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। इसका मतलब वो नष्ट नहीं होता, वो लंबेपन के कारण से दब गया है, तो इस तरह से पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, फिर इनसे बोया, इनसे हमेशा लंबे लंबे हुए, इनसे हमेशा बौने बौने हुए, और इनसे फिर वही 1:2:1। अब इस दूसरी पीढ़ी में हम अनुपात देखेंगे तो 3 लंबे थे, 3 लंबे और 1 बौना, अर्थात F2 पीढ़ी में जो लक्षण अनुपात था 3 लंबे 1 बौना। लेकिन अगर हम जीन अनुपात देखेंगे, जीन अनुपात के कारण जीन अनुपात में एक प्योर लंबा कैपिटल टी, 2 अशुद्ध लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक शुद्ध बौना स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीन लक्षण अनुपात 3:1 और जीन अनुपात 1:2:1, क्योंकि ये एक अलग है, ये दो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो उसके बाद इनसे लंबे पैदा हुए, इनसे हमेशा बौने पैदा हुए, और इनसे फिर वही 1:2:1। फिर है सांख्यिकी की संख्या और नियम सिद्धांत और प्रस्तुत किए, और लास्ट में ये बुद्धिमानी का काम था कि मटर के पात्र का चयन किया। हो सकता है अगर इसको नहीं करते तो वो फिर से सफल नहीं होता। ये मेंडल की सफलता के कारण है। अब आ जाओ, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, ये भी एक प्रश्न बनता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? मटर के पादप के चयन का कारण क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना? तो इसके कारण ये थे, नंबर 1, मटर का पादप छोटा होता है, शाक स्वभाव का होता है, लंबाई 1-1.5 फीट होती है, छोटा सा होता है, और खेत में या छोटे से आंगन में बहुत मात्रा में लगाया जाता है। मटर का पादप छोटा शाक स्वभाव का होता है, ठीक है, और कम स्थान पर यदि छोटी सी जगह में कम स्थान पर अधिक मात्रा में उगाया जाता है, अधिक मात्रा में उगाया जा सकता है। नंबर 2, मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, मटर का पादप 1 वर्षीय होता है। 1 वर्ष का मतलब ये अपना जीवन काल 1 वर्ष के अंदर समाप्त कर देता है। 1 वर्षीय होता है, इसका जीवन काल कम होता है, 1 वर्ष होता है। अतः कम समय में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बहुवर्षीय पादप चुनते, आम पीपल जो है उसको उगने में बेच मिल जाए। नंबर 3, यह द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, अर्थात इसके पुष्प में नर और मादा भाग दोनों होते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, अर्थात इसमें प्रायः स्वपरागण होता है, और स्वपरागण होने से हमें शुद्ध या समयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। द्विलिंगी पुष्प स्वपरागण होता है, शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, लेकिन विपुंसन की प्रक्रिया द्वारा हम परपरागण भी करा सकते हैं,
पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। और तो सबसे जो मेन बात है कि इसके पौधे में कई लक्षणों के, कई गुणों के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। मैं ये 2 पॉइंट आपको बता दूं। पहले विपुंसन का मतलब होता है किसी पुष्प से पुंकेसर और स्त्रीकेसर जब दोनों हों, द्विलिंगी है, तो उसमें से परागण से पहले ही नर भाग को कैंची या चिमटी की सहायता से हटा देना या काट देना और उसे एक लिंगी बना देना ताकि स्वपरागण हो, उसे कहते हैं विपुंसन। और कई गुण मतलब आप देखेंगे कि ये लंबा पौधा, बौना पौधा, बैंगनी फूल, सफेद फूल, ठीक है, और फूली हुई फली और पिचकी हुई फली, इनको कहते हैं कई गुणों के विपरीत लक्षण है। तो ये जो 5 पॉइंट है वो मेंडल इसी कारण से मेंडल ने मटर की भाषा का चयन किया। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज तुमने बहुत कुछ सीखा है और इसको पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।